आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी का सबसे लंबे समय के प्रधानमंत्री, एक गरीबों के प्रति समर्पित प्रधानमंत्री, वो गरीबों के प्रति ही समर्पित है। हम कामना करते हैं वो दीर्घायु। मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धि बताते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों बीजेपी मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने के अभियान में लगे हुए हैं। इसी क्रम में केंद्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है। छत्तीसगढ़ पहुंचे गिरिराज सिंह डबल इंजन सरकार की उपलब्धि को बताते हुए 12 साल में हुए कार्यों को सिलसिलेवार रखा। इस दौरान जनहित की योजनाओं और देश निर्माण के फैसलों के साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष को आड़े हाथों में लिया। उन्होंने विपक्ष के द्वारा सरकार की उपलब्धियों पर सवाल उठाए जाने पर तंज कसा। उन्होंने विपक्ष को आंखों का चश्मा बदलने की नसीहत दी। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्फ्लेशन रेट 2 डिजिट 10% तक था, जिसको घटा करके 5% से नीचे लाने का काम किया। वो भी अभी 3.2 था। कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता, कुछ लोग अब दिखाई नहीं देता तो मैं क्या करूं? या तो चश्मा बदल ले, या किसी दिन में एक पक्षी है जिसको दिखाई ही नहीं देता, तो उसके लिए मैं दोषी नहीं। लेकिन देश नरेंद्र मोदी को प्यार कर रहा है। 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए अद्भुत काम किया है। जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने, आज मकान का होना गरीबों के लिए के सपना होता है। आज गौरव के साथ हम अवगत कराते हैं कि 4 करोड़ से ज्यादा परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का का मकान मिला है। इन 12 वर्षों में मतलब रोज 1600 प्रधानमंत्री आवास यहां पर बन रहे हैं। 10,60,000 आवास ये 2.5 वर्षों के अंदर में बना है। और नई संसद में सिंगल को स्थापित करने का काम भी इन 12 वर्षों में हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि विकास के साथ विकास का भी, विरासत का भी संरक्षण हुआ है। बीजेपी जहां अपने अभियान को गति देने में जुटी हुई है, वहीं विपक्ष पर साधे गए बीजेपी के वारों का कांग्रेस भी जवाब देने से नहीं चुकी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह और बीजेपी नेताओं को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस ने सत्ता पक्ष को महंगाई और लोगों की परेशानी को देखने की चुनौती दी। गिरिराज सिंह जी को किसी पेट्रोल पंप में जाके खड़े होकर पूछना चाहिए आम जनता से कि विकास कितना हुआ है और पेट्रोल और डीजल की रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, महंगाई की बढ़ी कि नहीं बढ़ी, और गैस का रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। किसी आम जनता से किसी पान ठेला में या कहीं पेट्रोल पंप में जाके जनता से संवाद कर लेना चाहिए, तो गिरिराज सिंह को पता चल जाएगा। अब गिरिराज सिंह को सत्ता का नशा है, तो उस नशे में वो पूरी तरह से उनकी आंखें चौंधिया गई है, तो वो मोदी नामक बीमारी से बाहर नहीं आ पा रहे। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी उपलब्धियों का लेखा जोखा जनता के सामने रख रही है, लेकिन विपक्ष इन दावों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। विकास बनाम महंगाई, उपलब्धि बनाम हकीकत की इस सियासी बहस में जनता किसके तर्क पर भरोसा करती है, ये आने वाले समय में ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24, रायपुर। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के बाद लगातार बीजेपी उत्सव मना रही है, जनसंपर्क कर रही है और उपलब्धियों को गिना रही है। लेकिन यही जब हिसाब किताब लोगों के बीच रखा जा रहा है तो सियासत इस पर बेहिसाब देखने को मिल रही है। क्या है इसकी हकीकत, दावों में कितनी सच्चाई है और बीजेपी के उपक्रम का जवाब
कांग्रेस किस पराक्रम से देगी, इन्हीं सब मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे स्टूडियो में गंगेश द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हाल ही में घोषित किए गए अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के तेज तर्रार नेता जसविंदर बग्गा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आए यहाँ पर, उन्होंने उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष को भी आड़े हाथों लेने से नहीं चूके। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी कि भाई चश्मा ऐसे पहनो कि विकास दिखाई दे। अब दीपक वैद्य जवाब दे रहे हैं कि हम चलने के लिए तैयार हैं, आप चलिए लोगों के बीच में, उनको बताइए कहाँ उपलब्धि है या फिर महंगाई की मार और बेरोजगारी बढ़ी है। इन्हीं दावों के बीच में पहले ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं बग्गा जी से और उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो समय है जब इस समय वैश्विक स्तर पर भी परिस्थिति थोड़ी बिगड़ी हुई है जिसका असर देश में भी है, और यही वो समय है जब 12 साल आप लोगों के पूरे हो रहे हैं सरकार के, तो आप लोग उपलब्धियां जहां बताने जाएंगे वहां पर ये असर भी लोग बताएंगे कि भाई ये कमियां हैं या महंगाई इस समय बढ़ी हुई है। ऐसे में दोहरी चुनौती है आप लोगों के सामने बग्गा जी। मोहन जी, चुनौती है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता जनार्दन अपने मत के हिसाब से जिस पार्टी को, जिस राजनीतिक दल को सेवा करने का मौका देती है, वह सेवा करते करते जनता के साथ किए वादों को लेके किस प्रकार से, उन संकल्पों को लेके जो संकल्प जनता की सेवा के लिए उस पार्टी ने किए हैं, उस संकल्प को लेके कहां तक पहुंची है। और यह समय समय पर जनता की अदालत में जनता के बीच जाके राजनीतिक दल को बताना, ये तो उसका कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही केंद्र की भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर जमीन पर है। और हम सब देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से लगातार हम जब जनता के बीच जाके अपनी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस हमें घेरने का काम कर रही है। और मैं हमेशा बहुत खुले दिल से स्वीकारता हूं मोहन जी कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष को अपनी बात रखने का जितना अधिकार है उतना अधिकार विपक्ष को सत्ता पक्ष की कमजोरियों को उजागर करने का है। लेकिन यहां पर एक विषय मुझे लगता है कि दुखपूर्ण है कि जो विपक्ष आज है देश में, वह विपक्ष आज सिर्फ सत्ता पक्ष की आलोचना, भर्त्सना और निंदा करने में लगा हुआ है। उसकी खूबसूरती, उसके दिए कार्यों को जो जनता के लिए किए गए हैं उसे देखना पसंद नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है मोहन जी, महात्मा गांधी के आदर्शों को जो आत्मसात करने वाली कांग्रेस है, लगता है वो महात्मा गांधी के 3 मंदिरों को भी आत्मसात कर चुके हैं आदर्शों के रूप में कि हमें अच्छा नहीं देखना है, हमें अच्छा नहीं सुनना है, हमें अच्छा कहना भी नहीं है साहब। और ये 3 मंदिर को लेकर कांग्रेस आज चल रही है। उसे देश में हो रहे विकास कार्य नहीं दिख रहे हैं, उसे देश में हो रहे चमत्कारिक विकास कार्य नहीं दिख रहे। और देखिए, मौका मिलता है राजनीतिक दलों को काम करने का। कांग्रेस को भी लगातार आजादी के बाद से लेकर अब तक 2014 तक 2-3 छोटे छोटे कार्यकाल छोड़ दे तो लगातार मौका मिला कांग्रेस को काम करने का। कांग्रेस ने क्या किया है? जनता के साथ सिर्फ वादे, सिर्फ घोषणाएं, और घोषणाओं को लेकर सिर्फ फिर अगले चुनाव तक के उन वादों को भूल जाना। कांग्रेस ने सिर्फ यह काम किया। और हमने क्या किया है मोहन जी? हमने उन वादों को जो हमने जनता के साथ किए हैं उन्हें डिलीवर करके दिखाया है। ठीक है, देखिए ना, मैं बार बार कहता हूं इस बात को, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कहते आ रहे हैं। नहीं, लेकिन किस प्रकार से हमने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाए, हमने डिलीवर करके दिखाया साहब। नहीं, वो तो शौचालय 12 करोड़ से ज्यादा बनाए। उपलब्धियां तो अपनी जगह है, उपलब्धियां तो अपनी जगह है। मोहन जी, हम घर तक पहुंचे और 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस के सिलेंडर हमने दिए। ठीक है जी, लेकिन सवाल यह है कि अभी उपलब्धियां तो है ही हैं, लेकिन अभी जो कुछ कालखंड बीता है उसमें महंगाई बढ़ गई है, परिस्थितियों वैसे भी बढ़ाना पड़ा हो, लेकिन इन सब सवालों का जवाब भी तो झेलना पड़ेगा। और ऐसे में जो उत्सव है, जो उत्सव का मीठा है, उसमें किरकिरापन आ गया है। ये इस चुनौती की मैं बात कर रहा था, इसका कैसे जवाब देंगे आप लोग? देखिए मोहन जी, हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, हम भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, और हम सब अध्ययनशील लोग हैं। हम राजनीति कर रहे हैं, जनता के बीच है, तो जनता की समस्याओं को भी समझते हैं। और वैश्विक स्तर पे जिस प्रकार से संकट की स्थिति आज बनी हुई है, पहले कोरोना काल को लेकर बनी, बाद में रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर बनी, और अब मध्य एशिया में जो युद्ध चल रहा है,
निश्चित रूप से भारत का लगभग आयात जो है वो उसी हॉर्मोज स्टेट से होता है। वो तेल, क्रूड तेल को ले लें, चाहे एलपीजी के बाकी चीजों को ले लें, उसका असर भारत में दिखता है। लेकिन फिर आप जब देखें कि बाकी विश्व के देशों के साथ जब आप तुलना करेंगे और उसका कंपैरिजन करके देखेंगे, तो आज भी भारत की हमारी अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ है और हमने संकट को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है, काबू करके रखा हुआ है। और ये निश्चित रूप से इसका श्रेय हमारे दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। और हम इसी बात को लेकर तो जनता के बीच में है कि हमको एक ऐसा नेतृत्व मिला है। बिल्कुल, तो लोगों को समझा भी रही है बीजेपी की, कारण भी बता रही है इस संकट में फंसा हुआ, कैसे हम लेके निकल रहे हैं बाहर। बिल्कुल, चलिए, कारण लोगों को समझाने की कोशिश भी हो रही है। अमित श्रीवास्तव जी की ओर चलते हैं। बीजेपी तो अभियान चला रही है और कांग्रेस के कल अभियान की जानकारी मिली कि वो आदिवासियों के हितों को लेकर कुछ आंदोलन करने की सोच रही है। तो काट के रूप में आप लोग कुछ आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों की भी कोई स्ट्रेटेजी बनी है क्या इस उपलब्धियों का जवाब देने के लिए? देखिए मोहन जी, कहते हैं ना कि कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। देखिए 12 साल की उपलब्धि अभी मेरे अभिन्न मित्र वग्गा जी बता रहे थे। विश्वास रखिए, मुझे बहुत खुशी होती अगर इसमें कुछ बातें सत्य होती। देखिए हम 12 साल अगर वहां से, क्योंकि ये 70 सालों का हिसाब मांगते हैं, मैं सिर्फ 12 सालों का हिसाब मांगता हूँ। मैं उस दिन से स्टार्ट करता हूँ जब प्रधानमंत्री ये कह के आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब जनता कह रही है बहुत हुई महंगाई की मार, अब बस भी करो मोदी सरकार। और रही बात उपलब्धि की, वो बात कर रहे थे मोहन जी, तो ज्यादा बेहतर ये नहीं है कि आप 4399 दिन आप रह लिए, कौन ज्यादा रहा ये उपलब्धि नहीं है। आपने इस कालखंड में, इस दिन में आपने जनता के लिए क्या किया, आप जनता के सुख दुख से जुड़े कि नहीं, आपने अपने मन की बात तो जनता से खूब की, आपने जनता के दिल की बात सुनी कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। और जितने भी वादे का आप करके आए थे, चाहे अच्छे दिनों के वादे, अब तो जनता कह रही है साहब अच्छे दिन है वो हमारे, अगर अब ये अच्छे दिन है तो हमारे सच्चे दिन लौटा दो। जहां पर सिलेंडर 400 रुपए हुआ करता था, 450 रुपए सिलेंडर होता था, तो स्मृति ईरानी सड़कों पे लेके सिलेंडर लेके आ जाती थी, भाजपा के नेता सड़कों पे आ जाते थे सिलेंडर लेके, आज वो कहाँ है। दूसरा, इस कार्यकाल को जब कालखंड को याद किया जाएगा तो याद किया जाएगा कि एक ऐसे प्रधानमंत्री इस देश में थे जिन्होंने कभी भी जनता की परवाह नहीं की। आप देखिए कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी, लोगों को आपने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। मोहन जी, लोगों की आमदनी घट रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। और पेट्रोल और डीजल, इनके कार्यकाल में याद किया जाएगा कि दोनों ने सेंचुरी मारी। प्रधानमंत्री जी कहा करते थे अगर डॉलर के मुकाबले रुपए जब 55 रुपए था तो वो कहते थे कि प्रधानमंत्री की साख गिरती है, अब वो भी सेंचुरी मारने जा रहा है, तब आप साख प्रधानमंत्री की नहीं गिरेगी। अब अगर मोहन जी, एक मिनट में कंप्लीट कर दूं, ठीक है, नहीं श्रीवास्तव जी, लेकिन इन सब बीच में ये भी तो जनता देखेगी कि परिस्थितियां क्या बन गई है देश के सामने, बाकी जगह में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ गैस कैसे आ रही है, पेट्रोल कैसे आ रहा है, ये परिस्थितियों को भी तो जनता देख रही है। आप लोग अगर आरोप लगाएंगे तो ये आरोप चिपकता नहीं है ना बीजेपी सरकार पर कि उनके कारण ये सब हुआ, इसके कारण तो कोई और है। मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा था ये गद्दार लोग हैं, तो बहुत उसकी आलोचना की गई थी कि उन्होंने गद्दार कह दिया। अरे हमें भी तकलीफ होती है अगर देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए कोई व्यक्ति को अगर कहा जाए, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, भारत की आन बान शान है, लेकिन हम क्यों कहते हैं मैं आपको बताता हूँ, मुझे सिर्फ 5 सेकंड दीजिए। जल्दी ईरान, हम पहले 2019 तक ईरान से पेट्रोल और डीजल लेते थे और उस समय हमें ईरान 18% इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट का देता था, और 62,000 लाख करोड़ रुपए उसने यूको बैंक में जमा कर दिया था और वो रुपये में पैसा लेता था। उसके बाद अब आ जाते हैं इनके मित्र की बात, जो बात पता नहीं मुझे एप्रिल 5 के बाद क्या हुई। अब वो कहते हैं कि आपको ईरान से लेना नहीं है, अब आपको हमसे लेना है। किससे लेना है? परमिशन वो देंगे। विश्व गुरु को, महामानव को ये कहते हैं आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ये नहीं करना है, आपको रूस से तेल नहीं लेना है। ये इसलिए हम कहते हैं कि आपने देश की अर्थव्यवस्था को तार-तार कर दिया। आपने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे, आपने लागत दुगनी कर दी। तो जब प्रश्न उठेगा तो सब जगह जाएगा और आप बड़े उससे कहते हैं कि अरे हमने तो किसानों को, और मैंने कहा ना, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो और चाहे महंगाई हो, लगातार आम आदमी, गरीब आदमी। अरे लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद तो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा नहीं, अभी बढ़ा है,
उस समय नहीं बढ़ा जब वो ईरान से नहीं ले रहे थे, उस समय नहीं बढ़ा जब रूस में हमला, रूस में परिस्थितियां बनी थी, रूस का युद्ध चल रहा था। रेट तो अभी बढ़े हैं। नहीं, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। हम रूस से 2019, ईरान और रूस से हम अभी 2019 तक हमने ईरान से लिया है। और रही बात, मैं आपको बता दूं, आज जो रेट इन्होंने बढ़ाया है, तो जब क्रूड ऑयल का दाम कम हुआ था तब इन्होंने पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों नहीं कम किया उस समय, क्योंकि जनता को फायदा होता। आज इन्होंने जो बढ़ाया है, वो जो कंपनियां हैं जो इनको सप्लाई हमें कर रही है, उसको फायदा होगा। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। देश की 140 करोड़ जनता से कोई लेना देना नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। किसानों पे इन्होंने 3 काले कानून लाए। 15 साल इन्होंने कहा था गंगा। चलिए, आ गई बात, आ गई। मैं आऊंगा ये इस विषय पर, लेकिन पहले एक गंगेश जी की टिप्पणी ले लेते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, तराजू के पलड़े में तोड़ने के बाद, क्या लग रहा है, इस अभियान का जवाब कांग्रेस देने में सफल है, या इस अभियान का बड़े अच्छे तरीके से बीजेपी भुनाने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, एक बात तो मुझे श्रीवास्तव जी की बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने जो कहा कि आप जब 70 साल तक हमें दोष देते रहे तो 12 साल का हिसाब भी आपको देने का अवसर है ये, और हिसाब मांगेगी, और विपक्ष का काम है भी हिसाब मांगना। अब आता हूँ मेन मुद्दे पे कि पिछले 12 साल की उपलब्धियां, निश्चित तौर पर एक बड़ा अवसर मिला, एक लंबा समय मिला भाजपा को, और उसमें कई सारे सेक्टर में बहुत अच्छा विकास हुआ है देश में। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बोलिए बहुत अच्छा विकास हुआ है। सड़कों का खास तौर पर अच्छा विकास हुआ है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा विकास हुआ है। भले जो यात्री ट्रेनें हैं वो गड़बड़ा रही हैं, लेकिन मालगाड़ियों की ढुलाई, उनका जो बजट है वो बहुत बड़ा है, और बहुत रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, और एक अलग कॉरिडोर के भी इंतजाम हो रहा है। तो इस तरह से कई सारे मामलों में विकास हुआ है देश का। लेकिन कई ऐसे मामले हैं जिनमें विकास मतलब उल्लेखनीय प्रगति होती थी। उसमें सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, जो प्रधानमंत्री जी का एकदम महत्वपूर्ण विषय था, 2014 में उन्होंने घोषणा की थी कि मेक इन इंडिया के जरिए हिंदुस्तान जो है आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ेगा, और 25% जीडीपी का हम अगले 10 साल में कवर कर लेंगे। 25% योगदान हमारे मेक इन इंडिया का होगा। वो लक्ष्य आज तक पूरा नहीं हुआ। आज भी 2026 में हम उसी बात पे अटके हुए हैं। और हाल ये है कि जो स्टार्टअप योजनाएं शुरू की गई मेक इन इंडिया के जरिए, वो सारी योजनाओं का हाल बुरा है। कई सारे बड़े जो यूनिकॉर्न बोले जाता था, जिनको यूनिकॉर्न जिन लोगों ने बहुत अच्छा, ये भी तो देखना होगा कहां पर हम पहले खड़े थे। अभी 12 साल में कुछ यात्रा तो आगे बढ़ गई ना, नहीं बढ़ी ना, उपलब्धियां है ही नहीं। 25 साल के लक्ष्य को आप आज भी 25 साल का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। वो लक्ष्य बढ़ना था आपका, बल्कि वो गिरा है उल्टा। कई सारे जैसे बाईजूस जैसी कंपनियां हैं जो बहुत तेजी से ऊपर आई, लेकिन वापस गिर गई। आईटी सेक्टर में, एआई सेक्टर में देखिए, अभी समिट हुआ था, आप देखें, बाहर की एक रोबोट को लाके एक कंपनी ने अपना कितना बेइज्जत कराया देश में। एक स्टार्टअप ऐसा नहीं जो एआई सेक्टर में बड़ा उल्लेखनीय काम करके दिखा दे। सारे विदेशी लोग आए थे। हमारे देश में कैसे एआई मतलब स्टार्टअप स्टार्ट नहीं हो पाते। ये बड़ा अवसर था जिसमें बहुत अच्छा रोजगार पैदा हो सकता था। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है विभाग, मतलब जो विभाग होगा उसकी तरफ से। ऐसे लोगों के हाथ में स्टार्टअप किया जो सही तरीके से, उससे फंड तो मिला, ऐसा नहीं कि फंड में कोई कमी की। सरकार ने भरपूर फंड दिया है, लोगों ने पैसे भी लिए, लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया। सही तरीके से मुझे लगता है उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाई, इसीलिए योजना फैली। दूसरा, मैं किसानों के मामले में आता हूँ। किसान आज बहुत ज्यादा बदहाल हैं। 2022 का लक्ष्य था आय दोगुनी करने की, आज भी नहीं है। तीसरा, सबसे बड़ी राहत जो जनता को मिली थी महंगाई के मामले में, जनता के बजट में बहुत बुरी स्थिति है। जनता का जो बजट है घर का, वो बुरी तरह से बिगड़ गया है। मतलब आदमी खाए, कारण भी तो उसके दूसरे हैं, वजह सरकार की नीतियां थोड़ी है इसके लिए वजह। नहीं, आप जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री को दोष दे सकते हैं तो बिल्कुल आपको इस दोष को झेलना पड़ेगा, कारण कुछ भी हो, आपको तो इसको मानना पड़ेगा ना। आपने अगर ये स्थिति, अब जैसे इसमें आ रहे हैं एनर्जी सेक्टर में, स्टार्टअप के जरिए बहुत अच्छा हो सकता था। ईवी व्हीकल को अच्छे से डेवलप किया जा सकता है, जिससे हमारी निर्भरता कम होती पेट्रोल डीजल में। घर अपने यहाँ इथेनॉल का बड़ा सोर्स है। पेट्रोल चावल का इतना अधिक उत्पादन है कि उससे अच्छा इथेनॉल हो सकता है। छत्तीसगढ़ में महुआ का जबरदस्त उत्पादन है, जिससे इथेनॉल का उत्पादन अच्छा बढ़ सकता है। हमने वैकल्पिक स्रोतों पे काम करना बहुत लेट से शुरू किया। जैसे अभी बहुत तेजी से चल रहा है, अपन ने सौर ऊर्जा पे काम करना शुरू किया। तो ये अगर बहुत पहले शुरू हो जाता तो मुझे लगता है कि हमारी निर्भरता थोड़ी कम होती। ठीक है, इन सब चीजों में। अब बग्गा जी से जवाब ले लेते हैं। बग्गा जी, ये चीज़ें हैं जो कि आप लोगों की उपलब्धियों के जश्न में थोड़ी खलल डाल सकती हैं। इन सवालों से भी सरकार का सामना होगा आने वाले दिनों में।
बिल्कुल नहीं मोहन जी, जो सरकार काम करती है उसके काम में कुछ त्रुटियां हो सकती है, कुछ कमी हो सकती है, गति कम हो सकती है। हमने कोशिश की है कि मैं देखिए 70 साल का हिसाब नहीं मांगता हूं, लेकिन जिसने सरकार चलाई है, जिसने देश में शासन किया है, उस सरकार ने क्या किया इस बात को जानने का अधिकार तो जनता को है, मुझको क्यों नहीं होगा मोहन जी? इसलिए मैं पूछता हूं अमित जी, और बाकी मुझे कोई हिसाब किताब नहीं जानना है साहब, वो तो जनता सब जानती है। और इसलिए 2014 के बाद से आज तक देश में हर जगह एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकारों को जन समर्थन मिल रहा है। आप हाशिए में चले जा रहे हैं। तो जो तक इस बात का कि जनता समझती है कि किसने क्या किया हुआ, मैं जाता नहीं। आपने एक बड़ी बात कही थी अमित जी कि ये कालखंड कैसे याद किया जाएगा। साहब मैं भी कहना चाहता हूं कि यह जो कालखंड है मोदी जी के नेतृत्व वाला भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार को कैसे याद किया जाएगा। देखिए मोहन जी, इस बात को बड़ा स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा। कांग्रेस ने नारा दिया गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 1970-72 का नारा आज तक चलता रहा, 2014 तक, जब तक ये सरकार में रहे, जब तक इन्होंने सरकार चलाने का मौका इनको मिला। लेकिन वास्तविक रूप से गरीबी से 25 करोड़ लोगों को उठाने का काम मोदी जी ने इन 12 वर्षों में किया। मोदी जी ने बैंक खाते खोल के गरीबों को उस वित्तीय व्यवस्था से जोड़ा है। और जब मैं इस बात को कहता हूं मोहन जी, तो आपको अटल जी को भी याद करना होगा, जिन्होंने किसानों को पहली बार अधिकार देते हुए उनका किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर उनको बैंक तक भेजा था। और आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार को भी याद करना होगा, जिन्होंने 18% के ब्याज दर को घटाकर 0% किया था किसानों की बेहतरी के लिए। इन दो विषय को याद रखना। एक विषय और मोहन जी, ये कालखंड क्यों याद किया जाएगा? कांग्रेस का समय लीकेज के लिए याद किया जाता था। कांग्रेस में लीकेज चर्चा का विषय होता था। इनके खुद के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था, अपने प्रधानमंत्री रहते हुए, रिकॉर्डेड उनका बयान, कि मैं दिल्ली से अगर किसी लाभार्थी के लिए 100 रुपए भेजता हूं तो वह कमीशन के कारण पहुंचते पहुंचते उस लाभार्थी तक 15 रुपए बचता है साहब। और मोदी जी को देखिए, और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए पूरे देश की जनता को और कांग्रेस को भी, कि अगर हम 2000 रुपए किसान सम्मान निधि में डीबीटी के माध्यम से भेजते हैं तो किसान के खाते में पूरा 2000 रुपए मिलता है। कहीं कोई कमीशन नहीं, कोई कट मनी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं साहब। इसलिए कालखंड याद किया जाएगा। और याद क्यों किया जाएगा कि आप हमेशा कहते थे, कांग्रेस हमेशा कहती थी कि इस देश में कंप्यूटर की क्रांति लाने वाली कांग्रेस है, राजीव गांधी की सरकार है साहब। इन्होंने डिजिटल को कभी सपने में भी नहीं सोचा कि देश को डिजिटल किया जा सकता है। और उस स्वप्न को साकार करने का काम अगर किसी ने किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और देखिए मोहन जी, ऐसा साकार किया कि आज यूपीआई में, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में भारत का नाम विश्व में नंबर 1 है। भारत देश विश्व में सबसे नंबर 1 में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने वाला देश है। ये कालखंड इसलिए भी याद किया जाएगा कि हमने जन धन, आधार और मोबाइल के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी नीचे तक पहुंचाई है, ईमानदारी के साथ पहुंचाई है, पारदर्शी सिस्टम के साथ पहुंचाई है साहब। गरीब को हमने सिर्फ 4 दीवार वाला, छत वाला पक्का मकान नहीं दिया है, उस घर में हमने पानी पहुंचाया, उस घर में हमने शौचालय बनवाया, उस घर में हमने गैस की टंकी दी है, उस घर के मालिक को हमने बैंक के खातों से जोड़ा है और उसके आर्थिक, समग्र आर्थिक विकास को तय करने का काम जल्दी जवाब दे दीजिए। कहता हूँ मोदी जी का कालखंड याद किया जाएगा, तो इन सकारात्मक चीजों के लिए याद किया जाएगा। जी याद किया जाएगा, ठीक कह रहे हैं, याद किया जाएगा। कि मैं भूल गया था कि 56 इंच की छाती की बात थी और आपको सरेंडर करने वाले कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री के रूप में अमित जी, वो 56 इंच की छाती आपको सर्जिकल स्ट्राइक में दिखी है, एयर स्ट्राइक में दिखी है, ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखी है आपको, जब हमने पाकिस्तान में घुस कर आतंकवादी अड्डे को तबाह कर दिया था। ये 56 इंच की छाती है साहब, भूलिएगा मत इस बात को भी। आपने अच्छा याद दिलाया मुझे। मैंने टोका नहीं था, थोड़ा ध्यान रखिए, सुनिए मेरे को आप। देखिए याद किया जाएगा कि कैसे। अरे साहब सरेंडर करके मैं बोल रहा था, आपने बीच में कहा अमित जी, भारी मेरी चल रही थी, बोल मैं रहा था, कालखंड मैं याद दिला रहा हूँ, आपने बीच में टोका, इसलिए मैंने आपको कहा साहब। मुझे तो मोहन जी ने मुझे मौका दिया ना बोलने का, मुझे बोलने दीजिए आप सुन लीजिए, आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, विद्वान हैं। अभी आप कह रहे थे मोहन जी मौका मेरा है, याद किया जाएगा, मोहन जी मौका मेरा है जाएगा कि हाँ बोल दूंगा मौका दूंगा। 55 लाख करोड़, मोहन जी 55 लाख करोड़ रुपए इनको बोल ले लीजिए फिर। 55 जी देखिए याद करेंगे, याद किया जाएगा कि जब आप आए थे तो 55 लाख करोड़ रुपए था, आज 265 लाख करोड़ रुपए कर्ज में आपने लाद दिया है। और अगर हिंदुस्तान में कोई बच्चा जन्म लेगा तो 4,80,000 रुपए उसके ऊपर कर्ज रहेगा। आरबीआई की फाइनेंशियल रिपोर्ट कहती है कि 42% हम कर्ज में डूब चुके हैं और 2 लाख करोड़ का कर्ज हम वर्ल्ड बैंक से ले चुके हैं, जिसमें भारत कर्ज लेने में एशिया में टॉप पे है। ये आपका कालखंड है। देखिए मोहन जी, याद किया जाएगा इस सरकार को कि 12 साल में प्रधानमंत्री जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। याद किया जाएगा कि कैसे वो जवाबदेही और जवाबदेही से जवाबदारी। ठीक है बंका जी, जल्दी जवाब दे दीजिए, कई चीजें हैं। एक मिनट मोहन जी, मैं कंप्लीट कर लूं।
याद किया जाएगा ये डबल। अरे याद तो इसलिए किया जाएगा कि आपने सिर्फ नफाजी की कार्यकाल तो पूरा हुआ है। IIT बनते हैं कैसे, एम्स बनते हैं कैसे, IIM बनते हैं कैसे, सड़कों की गति हम जो आप 10 किलोमीटर प्रतिरोध वाले थे हमने 34 किलोमीटर तक पहुंचा दिया साहब। कैसे आपके सरकार में 2014 तक सिर्फ 70 एयरपोर्ट थे, हमने 148 बना दिए। मेडिकल कॉलेज कुल 45 में 325 कॉलेज बनाए, हमने 125 मेडिकल की सीटें दी है। याद किया जाएगा कि मणिपुर जलता रहा। क्या गिनते चले जाऊंगा साहब, किस प्रकार से हमने काम करके दिखाया देश को। हमने संकल्प लिया था इस देश को बदलने का, और हम उससे चलिए गंगेश जी, कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बताना चाहता हूँ गंगेश, उपलब्धियां कहीं नाकामियों के चर्चा के भी दब ना जाएं, इसके लिए क्या लग रहा है, क्या स्ट्रेटेजी दोनों पार्टियों की होनी चाहिए अपनी अपने स्तर पर? देखिए, निश्चित तौर पर सत्ता में जो है वो अपनी उपलब्धि गिनाएंगे ही, और गिनाना भी चाहिए। 12 वर्ष में जो उल्लेखनीय काम किया, ऐसा नहीं कि कुछ काम ही नहीं किया, बहुत उल्लेखनीय काम किया, लगातार काम किया, विकास हुआ देश का। ऐसा नहीं कि कई मामलों में, जिन मामलों में अपन चूक कर गए उसको अब सुधारने का अवसर है। 3 साल का समय बचा है, 3 साल में सरकार चाहे तो सुधार सकती है। तो विपक्ष जो मुद्दे उठा रहे हैं या मीडिया के माध्यम से जो मुद्दे आ रहे हैं, उन मुद्दों को मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को स्वाभाविक रूप से लेना चाहिए, आलोचना के रूप में, और उसको सुधारने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जो चीज कर रहे हैं उस पर अपन सुधार कर सकते हैं जी। चलिए, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देने की अभी दोनों ही पार्टियों की ज़रूरत बनी रहेगी। फिलहाल यह उत्सव मनाया जा रहा है, कांग्रेस भी कमर कसकर उन उत्सवों की पोल खोलने में लगी हुई है, लेकिन किसकी बात को जनता कितनी सीरियसली लेती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इस चर्चा के लिए समय इतना ही है, इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अमित श्रीवास्तव जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। जसविंदर बग्गा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।